So let us start the lecture. Today we will do Agraw's theorem. Agraw's theorem. Let Fn be a given sequence of Fn be a sequence of measurable functions, be a sequence of measurable functions such that Fn converges to F almost everywhere. And let E be a measurable subset of X, and let E be a measurable subset of X of finite measure, such that mu star of E is finite. Then for each epsilon positive, there exists a measurable subset. There exists a measurable subset F of E. F of E is the subset of E, and its measure is less than epsilon, with measure of F less than epsilon. Okay, and with this sequence Fn, the sequence Fn converging uniformly to F, to F on this set E minus F. This is the statement of theorem. कन्वर्जिंग यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और कन्वर्जेंस का मतलब क्या है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, जो पॉइंट पर डिपेंड कर रहे हैं. पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में देखिए क्या होता है, हम पहले पॉइंट को लेते हैं. अगर किसी सेट पर आपको चेक करनी होगी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस ई पर पॉइंट वाइज कन्वर्ज हो रही, तो हम पहले एक पॉइंट को चूज करते हैं और इसी पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं कन्वर्जेंस, और एप्सिलॉन चूज करते हैं, एप्सिलॉन भी एनी पॉजिटिव नंबर. Then there should exist delta positive, such that mod of fnx minus f of x less than epsilon. There is not delta, there is some n. Okay,
convergence of sequence, there exists some n, or you can say n naught, such that this thing holds for all n greater or equal to n. If for each x in E and for each epsilon positive, there exists n naught with this property. और ये n naught obviously जो है ना n naught आप चूज, ये इस पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है. अगर आप पॉइंट को वेरी करोगे, आपको कोई और आपको, अगर आपने सपोज यहाँ पर x naught पॉइंट चूज किया तो ये x naught पर होल्ड हो रहा है. अब अगर आप पॉइंट x पर चूज करोगे, वहां पर भी आपके लिए हर किसी एप्सिलॉन के लिए आपको कोई ना कोई नेचुरल नंबर मिल ही जाएगा. और वो नेचुरल नंबर अब वो n naught नहीं होगा, वो कोई और नेचुरल नंबर होगा n1, सेटिस्फाइंग द सेम प्रॉपर्टी. ओके, तो इसको कहते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस. हर किसी एप्सिलॉन के लिए आपको नेचुरल नंबर तो मिल ही रहा है, मगर ये जो नेचुरल नंबर है ना, ये इस पॉइंट पर डिपेंड है. किस पर डिपेंड है? पॉइंट पर. अब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या है? व्हाट्स यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस? यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में आप पॉइंट चूज नहीं करते हो, यू आर नॉट चूजिंग ए पॉइंट. आप सीधा कहते हैं फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एक्सिस्ट n naught such that this holds for all n greater or equal to n naught. ये जो n naught है, ये किसी पॉइंट पर डिपेंड नहीं है, ये हर, फिर ये इसके बाद ही आ जाएगा. ये देखिए इसकी डेफिनेशन, आप थोड़ा डेफिनेशन पर कंसंट्रेट की, डेफिनेशन आपको अगर समझ आ जाएगी. तो यहाँ मैंने पहली पॉइंट लिया था और इस पॉइंट के लिए आपको नेचुरल नंबर n naught एग्जिस्ट हो गया. अब वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर ये नेचुरल नंबर एग्जिस्ट होगा हर किसी x के लिए. यहाँ मैंने पहले x चूज किया, फिर नेचुरल नंबर एग्जिस्ट हो गया. अब वहाँ पर पहले ही नेचुरल नंबर एग्जिस्ट होगा, फिर फॉर ऑल x के लिए वो नेचुरल नंबर काम, दैट आई कैन से दैट नेचुरल नंबर एग्जिस्ट्स यूनिफॉर्मली. हर किसी x के लिए एक ही नेचुरल नंबर होगा. तो वहाँ डेफिनेशन ये होगी, फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट्स n naught such that mod of fnx minus fx is less than epsilon for all n greater or equal to n naught. And this is true for all x, जो भी x जो इसका डोमेन है इस वीकेंड, फॉर ऑल x. पॉइंट वाइज में मैंने पहली लेट x belongs to the set E, then for each epsilon positive there exists n naught. अब उस x के लिए वो इनइक्वालिटी थी. अब ये किसी पर्टिकुलर x के लिए, क्योंकि ये x अब बाद में आ रहा है. यूनिफॉर्म और पॉइंट वाइज को आप समझिए, यूनिफॉर्म एंड पॉइंट वाइज. मैं और एक एग्जांपल से आपको समझा सकता हूँ यूनिफॉर्म और पॉइंट वाइज में डिफरेंस कितना है. मैं इसको यूनिफॉर्म बाउंडेड और पॉइंट वाइज बाउंड की मदद से आपको समझाऊंगा. जैसे कि आपको पता है कि हर किसी रियल नंबर, हर कोई रियल नंबर किसी न किसी नंबर से बाउंड है. आप कोई भी रियल नंबर लीजिए, इट इज बाउंडेड बाय सम नेचुरल नंबर. तो फॉर ऑल x इन R देयर एग्जिस्ट्स n नेचुरल नंबर सच दैट दिस x लेस देन n. इसका मतलब है कि R बाउंडेड है. Does it imply that R is bounded? अगर हर किसी x के लिए आपको कोई ना कोई नेचुरल नंबर मिल जाएगा with this property x less than n, does it mean that this R is bounded? Yes? इसका मतलब है कि हर किसी x के लिए आपको नेचुरल नंबर मिल रहा है with this condition x less than n. मतलब मैं, चलो मैं ऐसे में आर नहीं लूँगा, मैं कोई और सेट लूँगा, लेट्स चूज अ सबसेट एस ऑफ आर. और इस सबसेट की प्रॉपर्टी ये है, जो भी एक्स आप इसमें लोगे, देयर इज सम नेचुरल नंबर n such that this x is less than n. क्या ये इंप्लाई करता है कि s बाउंडेड है? मगर मैं कह रहा हूँ ये नहीं कर रहा है इंप्लाई ये बाउंडेड है, बाउंडेड अबव है. जैसे आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लो 1 2 3, क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है जो मैंने ऊपर लिखी? अगर s में ये लूँगा, क्या हर किसी x जो भी इस s में, क्या हर किसी x के लिए कोई ना कोई नेचुरल नंबर मिल रहा है आपके पास? जैसे 3 के लिए आपको 4 मिल रहा है, ठीक है, 3 के लिए 4 मिल रहा है ना आपको, जो कि सेट s में. इसी तरह से आप 10 लीजिए, 10 के लिए आपको 11 मिल रहा है. आप इन जनरल n लीजिए, n के लिए आपको n+1 मिल रहा है.
तो यही मैं एक्चुअली कह रहा था, पॉइंट वाइज अगर हम पॉइंट पर कंसंट्रेट करें, अगर पहले हम पॉइंट लेंगे, क्या हर किसी एक्स के लिए कोई एन मिल रहा है, वो यहाँ पर है, बट दिस इज नॉट एक्चुअली बाउंड। यहाँ पर बाउंडेड का मतलब एक्चुअली होता है यूनिफॉर्म बाउंडेड। अगर आप दैट्स नॉट अ टर्म एक्चुअली, बट आपको समझाने के लिए यूनिफॉर्म बाउंड का मतलब क्या है, ये जो एन आप कह रहे हैं, ये पहली एग्जिस्ट हो, देयर शुड एग्जिस्ट एन, ये ऐसे होना, देयर शुड एग्जिस्ट एन सच दैट फॉर ऑल एक्स इन एस एक्स शुड बी लेस देन एन, तब जाके हम कहेंगे कि ये बाउंडेड एबो है। देखिए इसमें और इसमें देखिए जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पर आप कह रहे हैं फॉर ऑल एक्स इन एस देयर एग्जिस्ट एन सच दैट दिस होल्ड, बट दिस डजंट इंप्लाई दैट एस इज बाउंडेड एबो, और ये वाला इंप्लाई कर रहा है कि एस बाउंडेड है। अब चूंकि ये एन हर किसी एक्स के लिए है, और यहाँ पर ये हर किसी एक्स के लिए, आप पहले एक्स चूज करें, फिर इस एक्स के लिए देयर एग्जिस्ट है। आप कोई भी एक्स लीजिए, उसके लिए कोई ना कोई एन एग्जिस्ट हो रहा है, जिसकी ये प्रॉपर्टी है। जैसे आपके लिए है ना सेटअप फॉर ऑल एन वी हैव एन प्लस वन सो दैट एन इज लेस देन एन प्लस वन। तो जब हम पॉइंट को पहले ही फिक्स करें, पॉइंट पहले ही ले, सबसेट हम सबसेट क्या लेंगे? हाँ अगर हम लेंगे मैं बोल रहा हूँ सर, ये सबसेट पे डिपेंड करता है ना, सबसेट क्या होगा? नहीं, मैं सबसेट आप क्या लोगे, हाँ उस पर भी डिपेंड करता है कि वो बाउंड एबो है, मगर मैं आपको एक पॉइंट समझा रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू saying that this thing that when we choose a point first, if we choose a point first, then that implies the point wise actually point wise property, but that means it vary point to point actually, अगर मैं point को पहले ही फिक्स करूंगा। ओके अब अगर मैं पॉइंट पहले नहीं लूंगा, पॉइंट में बाद में लूंगा, एलिमेंट में बाद में लूंगा, और मैं कहूंगा देयर एग्जिस्ट्स एन सच दैट फॉर ऑल एक्स इन एस एक्स इज लेस, तो अब मैं कहूंगा कि ये जो एन है ना, ये यूनिफॉर्मली एग्जिस्ट हो रहा है, ये हर किसी एस के हर किसी एलिमेंट के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। एस के हर किसी एलिमेंट के लिए ये प्रॉपर्टी, आप सेट को भूलिए, आप सेट को मत देखिए, मैं सेट क्या ले रहा हूँ, दैट्स डिफरेंट। जैसे अब मैं चलो मैं बाउंड अब वो सेट ही लेता हूँ, वहां पर देखिए क्या हो रहा है। Okay, let's take this set. Let's take a finite set first. 1 2 3 4. Then we had this for all x in this set S, there is 4, or you can say there is 5. Let's write 5 here. I am using the inequality, strict inequality. There is 5 such that x is less than 5. ये है आपके पास है ना this, so it's bounded above. No, this is not true कि हर किसी x के लिए ये ऐसी है, बाउंडेड की डेफिनेशन ऐसे है, देयर एग्जिस्ट 5 such that for all x in this set S x is less than 5, ये हो रहा है this। और ये भी इसमें ट्रू है, अगर आप इसको देखो ना, फॉर ऑल एक्स इन एस देयर इज 5 सच दैट एक्स लेस देन 5, मगर इस ये 5 में ऐसे भी इसको ले सकते, फॉर ऑल एक्स इन एस देयर एग्जिस्ट्स एक्स नॉट सच दैट एक्स इज लेस देन एक्स नॉट। जैसे 1 के लिए मैं कहूँगा कि 2x हो रहा है, 2 के लिए मैं कहूँगा 3, ये वैरी हो रहा है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देयर इज 5 मीन्स ये 5 अब यूनिफॉर्मली एक्सिस्ट हो रहा है, ये वैरी नहीं हो रहा पॉइंट से, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट एक्चुअली। तो अगर आप कहोगे ना कोई चीज बाउंडेड है, वो हमेशा पॉइंट वाइज बाउंडेड भी होगी, क्योंकि उसका जो यूनिफॉर्म बाउंड है ना, वो हर किसी पॉइंट के लिए काम कर रहा है, वो पॉइंट वाइज बाउंड। बट पॉइंट वाइज बाउंडेड डजंट इंप्लाई द यूनिफॉर्म बाउंडेड जो है यूजुअल बाउंडेड सेट्स की डेफिनेशन आपके पास, पॉइंट वाइज बाउंडेड उसको इंप्लाई नहीं करते। जैसे रियल नंबर्स के लिए, रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स
इज ए पॉइंट वाइज बाउंडेड, क्योंकि हर किसी रियल नंबर के लिए आपको रियल नंबर x प्लस 1 मिल रहा है विच सेटिस्फाइंग दिस प्रॉपर्टी x इज लेस देन x प्लस 1। जैसे वो आर्चिमिडियन प्रॉपर्टी है ना, फॉर ऑल x इन R देयर एग्जिस्ट्स ए नेचुरल नंबर n ग्रेटर इक्वल टू 1 सच दैट x इज लेस देन n, है वो प्रॉपर्टी है आपके पास। आप इस प्रॉपर्टी को देखिए, आर्चिमिडियन प्रॉपर्टी, हर किसी x के लिए कोई ना कोई नेचुरल नंबर मिल ही रहा है विद दिस प्रॉपर्टी x लेस देन n, बट स्टिल दिस R इज नॉट बाउंडेड। अब क्योंकि ये n जो है ना, ये इस पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है, आप पॉइंट को वैरी करोगे आपको डिफरेंट नेचुरल नंबर्स मिल जाएंगे। तो मैं ये समझा रहा था आपको कि ये जो पॉइंट वाइज बाउंडेड और यूनिफॉर्म बाउंडेड के दरमियान डिफरेंस क्या है। यूनिफॉर्म बाउंडेड में क्या हो रहा है, वो जो आपको चाहिए उसके लिए वो पहले ही आपको मिल रहा है, फिर वो हर किसी एक्स के लिए काम कर रहा है, हर किसी एलिमेंट के लिए। और पॉइंट वाइज में क्या आप कह रहे हो, आप पहले ही पॉइंट ले रहे हो, फिर उस पॉइंट पर आप कंसंट्रेट करो, उस पॉइंट के लिए आपको वो सारी चीजें मिलनी चाहिए। आपको ये समझ आ रहा है? अब इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है जो मैंने बताया आपको पॉइंट वाइज बाउंडेड में। प्रूफ प्रूफ इसका आसान है। Since this fnx is converged to f almost everywhere, so we can remove the null set actually. अगर आप जहाँ पर एक कन्वर्जेंस होल्ड नहीं हो रही है, अगर आप उसको रिमूव भी करेंगे ना, इस थ्योरम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज जहाँ पर आपका जो स्पेस x है, ये हर किसी पॉइंट के लिए कन्वर्ज नहीं हो रही है, इट्स नॉट ट्रू फॉर ईच x, दिस डज नॉट होल्ड हियर, इट्स नॉट ट्रू फॉर ईच x in x, it holds almost everywhere, meaning there is a null set E subset of or A subset of x such that this convergence does not hold on A, क्योंकि ये almost everywhere convergence है। बट आई कैन रिमूव दैट सेट, मैं इस सेट को इस x से रिमूव करूंगा। अब मेरे पास नया स्पेस आ जाएगा y, इस y पर कन्वर्जेंस एवरीवेयर है। अब मैं इस y पर काम कर सकता हूँ। अब मैं इसी y के सबसेट्स लूंगा इंस्टेड ऑफ x, मैं चूज करूंगा सबसेट E ऑफ x सच दैट मेजर ऑफ E। अगर E सबसेट होगा y का जिसका मेजर फाइनाइट है, तो E यूनियन A जो है ना, E यूनियन A वो होगा सबसेट y यूनियन A का। y यूनियन A पूरा x है आपके पास, तो ये आपके पास आ जाएगा। और E यूनियन A का मेजर भी फाइनाइट ही होगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। E का मेजर फाइनाइट है तो E यूनियन A का मेजर भी फाइनाइट है, बिकॉज मेजर ऑफ A इज 0, A का मेजर 0 है। तो इसको बाहर निकाले या इसको सेट के अंदर रखे, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आप सेट ई ले रहे ना, जिसका मेजर फाइनाइट होना चाहिए, इसका मेजर फाइनाइट है। अगर आप नल सेट को रिमूव भी करोगे या नल सेट को इस सेट के अंदर रखोगे भी, तो इसके मेजर, इसकी फाइनाइटनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मेजर ऑफ ई आप ले रहे हो ना फाइनाइट, इस पर कोई फर्क नहीं। और इतना ही नहीं, जब आप कंक्लूजन की तरफ देखोगे ना, वहां पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको रखने से या इसको रिमूव करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Then for each of positive there extra subset, major subset f of e, अगर f e का सबसेट है तो f यूनियन a e यूनियन a का सबसेट होगा। विथ मेजर ऑफ e लेस देन एप्सिलॉन, अगर e का मेजर लेस देन एप्सिलॉन है तो f यूनियन a का मेजर भी लेस देन एप्सिलॉन होगा, बिकॉज मेजर ऑफ e इज 0। और अगर f n कन्वर्ज करे यूनिफॉर्मली टू e माइनस f, तो वो कन्वर्ज करेगी यूनिफॉर्मली टू e यूनियन a माइनस f यूनियन a। आप क्योंकि आप पहले a को इसमें इस e के साथ जोड़ रहे हैं, फिर माइनस f भी आप कर रहे हो ना, माइनस f यूनियन a, फिर आप a को बाहर भी निकाल रहे हैं। तो इस पार्ट पे कभी भी वो सेट a नहीं आ जाएगा जिसको आपने रिमूव किया। अगर आप इसको वापस भी लाओगे वो खुद ही रिमूव हो जाएगा बाय द प्रॉपर्टी दिस e माइनस f एक्चुअली, क्योंकि वो a आपको वापस दोनों सेट्स के साथ जोड़ना है, e के साथ भी और f के साथ भी। जब आप दोनों सेट्स के साथ जोड़ोगे ना, वो a यहाँ पर नहीं रहेगा। तो आपका जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन में आप कोई पर्टिकुलर सेट को बाहर निकालो, इस कंक्लूजन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें वो कभी भी नहीं आएगा वो सेट। ये थ्योरम क्या कह रही है, कह रही है कि हम अज्यूम करेंगे कि एफ एन कन्वर्जेस टू एफ एवरीवेयर, या हर किसी पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो हम इस y पर काम, अब y पर या हर किसी पॉइंट पर, अब y के लिए रिजल्ट को प्रूव करेंगे। अगर इस y के लिए रिजल्ट ट्रू होगा तो x के लिए ऑटोमेटिकली ट्रू होगा,
क्योंकि अब हम उस सेट ए को जोड़ सकते हैं इसके साथ, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So by assuming that Fn converges to F everywhere, we will lose nothing. We will lose nothing. By assuming that Fn converges to F everywhere on X, we will lose nothing. So assume that Fn x converges to Fx for all x in X. Okay, हर किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करेगी. ओके, नाउ अब आपने ये मान दिया कि ये कन्वर्जेंस हर जगह, जो आपके पास स्टेटमेंट है ना जहाँ पर वो ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्जेंस थी, आपने इसको रिप्लेस किया एवरीवेयर कन्वर्जेंस से. इसके बाद आपको क्या करना है, थ्योरम क्या कह रहे हैं, इसके बाद आपको कोई एब्सोल्यूट पॉजिटिव लेना है, फिर कोई मेजरेबल सबसेट, आपको कोई सेट ई लेना है जिसका मेजर फाइनाइट. नाउ लेट्स चूज subset E of X such that measure of E is finite. Let E be a measurable subset. अभी तक हमने कुछ नहीं किया, हमने इस assumption को रिप्लेस किया. जो आपके पास assumption है ना ऑलमोस्ट एवरी, इसको आपने एवरीवेयर से रिप्लेस किया. अब हम थ्योरम पर आ जाएंगे. थ्योरम कह रही है कि अब आप कोई सेट लीजिए E जिसका मेजर फाइनाइट है. Let E be a subset. Let E be a measurable subset. Let E be a measurable subset of X such that measure of E is finite. Its outer measure is finite. तो हमने इसको फिक्स कर दिया. ओके, फिक्स्ड दिस सबसेट. अब हम इसी सेट पर काम करेंगे. अब स्टार्ट प्रूफ हम कैसे करेंगे, हाउ टू स्टार्ट द प्रूफ. ये प्रूफ ये कंस्ट्रक्शंस पर डिपेंड है. आपको कंस्ट्रक्शंस कुछ करनी है तो उन्हीं को आपको थोड़ा सा डिस्कस करना, उन कंस्ट्रक्शंस की प्रॉपर्टीज आपको चेक करनी है. सो लेट्स कंस्ट्रक्ट a set. We will construct a set that's a measurable set. Let's do that for each pair of positive integers. For each pair of positive integers n and k. Okay, they are positive integers. For each pair of positive integers, let's define this set E and K. E and K. It is the set of it's a subset of E. Okay, those points of E, such that mod of fmx minus f of x less than 2 power minus n for all m greater or equal to k. This is the set. जैसे अगर आप लोगे E11 क्या होगा इसका, दोज पॉइंट्स ऑफ E सच दैट fmx minus fx less than 2 power minus 1 for all m greater or equal to 1 के भी 1. इसी तरह से E12 आप निकालोगे, E12 कौन सा सेट होगा, दोज पॉइंट्स ऑफ E सच दैट fmx minus fx less than 2 power minus 1 for all m greater or equal to 2 n1 k2. Okay, these are the sets.
क्या ये सेट्स मेजरेबल है? आर द सेट्स मेजरेबल? हाँ सर। ये सेट्स मेजरेबल है? जी सर। यस, जी सर। ये मेजरेबल सेट्स है? हाँ ओके, क्या दे अगर हम दे आर मेजरेबल, ओके, यस। क्योंकि अगर हम हर एक म्यू कैलकुलेट करेंगे वो पहले तो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा नहीं नहीं, और फिर बाकी सारी प्रॉपर्टीज भी वो सेटिस्फाई कर रहे इट्स नॉट लाइक दैट। हैं। आप एक्चुअली ये जो सेट है ना, ये फंक्शंस पर डिपेंड है ना। अगर आप इस सेट की तरफ देखोगे, ये डिपेंड्स ऑन फंक्शंस। ये जो fm है ना, fm इज अ मेजरेबल फंक्शन, ओके, बिकॉज fn इज अ सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन। f इज अ लिमिट ऑफ दैट सीक्वेंस, सो f इज आल्सो अ मेजरेबल फंक्शन, जो हमने बताया है। लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस इज अगेन अ मेजरेबल फंक्शन। तो दोनों फंक्शंस क्या है? मेजरेबल। इनकी डिफरेंस वो क्या होगी? मेजरेबल। उनका मॉड, तो दिस होल फंक्शन इज मेजरेबल। तो अगर आपके पास कोई फंक्शन मेजरेबल होगी, देन द सेट x इन E such that fx लेस देन a, ये सेट पे डेफिनेशन है ना मेजरेबल की। अगर f मेजरेबल है तो ये सेट मेजरेबल होता है। अगर ये सेट मेजरेबल होगा तब हम कहेंगे f इज मेजरेबल। तो अगर आपके पास f मेजरेबल है, देन दिस सेट इज मेजरेबल, देन दिस सेट इज, because it's actually the inverse image of what set? It's actually inverse image minus infinity to a less than a. It's actually an inverse image of an open set minus infinity to a, this set. So अगर f measurable है तो ये set measurable है। अब यहाँ पर ये function measurable है, this function whole is measurable and it is less than 2, ये आपका a मान लीजिए आप, ये आपका a है, ये आपका a है। तो इसका मतलब है कि ये सेट मेजरेबल बिकॉज द फंक्शन इज मेजरेबल। डिफाइन दिस सेट विच इज अ मेजरेबल सेट, विच इज अ मेजरेबल सेट फॉर ऑल n k greater or equal to 1 because the function this, मैं सारी फंक्शन ही आप लूंगा, fmx minus fx, its mod, this is measurable, this is measurable, this is measurable, okay, this thing is measurable for all m greater or equal to 1. So this set is measurable, is a measurable set, is measurable set, or you can say subset, okay, it's a measurable subset of E, ये E का subset है for all n k greater or equal to 1. Now we verify that this sequence, if we fix n, then it is an increasing sequence with respect to k. Now we verify that E and k is subset of E and k plus 1, that for all n greater or equal to 1, जो भी n आप दोगे, जो भी n आप फिक्स करोगे, this holds for all k greater or equal to 1. देखिए for all n मैंने पहले लिया है, अब इसका मतलब कि मैंने अब इसमें n को फिक्स कर दिया है। अब मैं k को वैरी करूंगा, मतलब en1 is subset of en2, en2 is subset of en3, so on and so forth for all k greater or equal to 1. थोड़ा आप मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है, थोड़ा इस पर आप होल्ड कीजिए। फॉर ऑल अगर कहाँ लिखेंगे तो उसका मतलब क्या है, देयर एक्स्ट कहाँ लिखे, पहले अगर लिखे बाद में लिखे तो स्टेटमेंट में क्या चेंज आती है, उसको थोड़ा क्लियर कीजिए आप। So now we verify that for all n greater or equal to 1, E and k is subset of E and k plus 1.
ओके, इसको प्रूव करने के लिए मैं कोई पॉइंट इस सेट में लूंगा, मैं प्रूव करूंगा वो इसमें है ई एन के प्लस वन में। ई एन के से मैं कोई एलिमेंट लूंगा, मैं प्रूव करूंगा वो ई एन के प्लस वन में है। सो लेट्स चूज अ पॉइंट, लेट्स चूज अ पॉइंट एक्स इन ई एन के। अब जब भी मैं इसमें कोई पॉइंट चूज करूंगा, मुझे अब इस एक्स पर ई एन के की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, क्योंकि ई एन के में है तो ई एन के की प्रॉपर्टी अप्लाई ऑब्वियसली होगी। देन अब ई एन के की प्रॉपर्टी क्या है, देन एफ एम एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। इट्स वेरी सिंपल, थोड़ा सा आप इसमें फोकस कीजिए इस पर थोड़ा कि हम क्या कर रहे हैं। एफ एम एक्स माइनस एफ एक्स, इट्स लेस देन 2 पावर माइनस n फॉर ऑल m greater or equal to k. So this inequality, it holds for all m greater or equal to k. Therefore it also holds for all m greater or equal to k plus 1. क्योंकि जो चीज k ऑनवर्ड्स के लिए ट्रू होगी ना, वो k plus 1 ऑनवर्ड्स के लिए भी ट्रू होगी, क्योंकि k ऑनवर्ड्स में सारा आ रहा है, k plus 1 का भी आ रहा है। So this means that mod of fmx minus f of x is less than 2 power minus n for all m greater or equal to k। इम्प्लाई कर रहा है, ये इसको इम्प्लाई कर रहा है, रिवर्स इंक्लूजन नहीं है, रिवर्स प्रॉपर्टी आपके पास नहीं है, मतलब ये वाला इसको इम्प्लाई नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर इक्वल टू के प्लस वन डजंट इम्प्लाई ग्रेटर इक्वल टू के। ओके, but this thing holds, but whenever this thing holds, it means that by the definition of the set e n k plus 1, it is in e n k plus 1। ये e n k plus 1 की प्रॉपर्टी है, ये x इसमें आ जाएगा। So therefore this is an increasing sucan, therefore e n k is subset of e n k plus 1। Okay, next we verify that the union with respect to k by fixing n। okay, n को हम फिक्स कर रहे हैं, e n k runs from 1 to infinity, it's equal to whole e। इसको हम वेरीफाई करेंगे। तो ई एन के जो भी है ना, ई एन के हर कोई ई एन के ई का सबसेट, बिकॉज बाय डेफिनेशन ई एन के इज द सेट ऑफ द पॉइंट्स एक्स इन ई सेटिस्फाइंग सम मोर प्रॉपर्टी। तो मतलब वो पहले ई के पॉइंट्स है। ओके, सो बाय डेफिनेशन ऑफ ई एन के इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ई। बाय डेफिनेशन of E and K, we have this E and K is always subset of E। in fact it's true for all n and K greater or equal to 1। हर कोई E and K इसका सबसेट है। तो अगर मैं यूनियन लूंगा विद रिस्पेक्ट टू K, ये भी E का क्या होगा, सबसेट होगा। इसका नाम 1 रखिए। तो ये आ गया एक इंक्लूजन। Now we verify the second inclusion. Let's choose a point x in E. Let x be in E, and E is subset of, we set x. So this means that f and x converges to fx, क्योंकि यहाँ पर इसको converge कर रहा है। f and x converges to fx for each x in x। तो अगर एक converge कर रहा है, that means for each epsilon first I can find n। तो एप्सिलॉन की जगह पर अब मैं यहाँ पर m लिखूंगा। ओके, इट्स फाइन। सो लेट्स चूज। अब एप्सिलॉन में चूज क्या, मैं एप्सिलॉन, देखिए मुझे एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर चूज करना। एप्सिलॉन की जगह पर मैं चूज करूँगा ये 1/2 power minus n naught। ओके, where n naught is an epsilon। this is my epsilon, this is my epsilon।
तो इस एप्सिलॉन के लिए कोई ना कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट ऑब्वियसली होगा सच दैट, क्योंकि ये सीक्वेंस है ना, जैसे आपने ये पढ़ी है ना सीक्वेंस। सीक्वेंस कन्वर्जेंस का मतलब क्या है? फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर शुड एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर k, there should exist, or you can say n not